नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही में हम लोगों को कृतिका भाग 2 का आज हम लोग पहला देखने वाले हैं। ठीक है, जिनका नाम है माता का आंचल। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जिनके लेखक है शिव पूजन सहाय। ठीक है, ये शिव पूजन सहाय है। तो स्टार्ट करते हैं। माता का आंचल में सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय देख लेते हैं शिव पूजन सहाय जी का। ठीक है, क्योंकि लेखक से भी क्वेश्चन बनते हैं। जीवन परिचय। माता के आंचल का जो लेखक है शिव पूजन सहाय जी हैं। ठीक है, शिव पूजन सहाय शिव पूजन सहाय का जो जन्म हुआ अगस्त 1893 में हुआ। ठीक है, उनका गांव का नाम उनवास शाहाबाद बिहार, और उनकी मृत्यु जो हुई 21 जनवरी 1963 ईस्वी को। ठीक है, शिव पूजन जी का जन्म कब हुआ था? अगस्त 1993 में। ठीक है, और उनका गांव था उनवास। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि शिव पूजन जी का जन्म कब हुआ था, उनका गांव कहाँ था। ठीक है, जन्म 1893 में और गांव उनवास शाहाबाद। ठीक है, ये कहाँ पे है? बिहार में। और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु आपका 21 जनवरी 1963 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? पटना में। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार थे। शिव पूजन सहाय जी क्या क्या थे? उपन्यासकार, ठीक है, और कहानीकार भी थे, संपादक और पत्रकार भी थे। ठीक है, उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में 1960 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि शिव पूजन सहाय को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर बनेगा 1960 ईस्वी में शिव पूजन सहाय को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, लेखक परिचय से इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, यानी किनकी प्रारंभिक शिक्षा? शिव पूजन सहाय की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई थी? आरा कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, आरा बिहार में हुई। फिर 1921 ईस्वी से कलकत्ता में पत्रकारिता आरंभ की। कलकत्ता में पत्रकारिता कब आरंभ की थी? 1921 ईस्वी में। ठीक है, और 1924 में लखनऊ में प्रेमचंद्र के साथ माधुरी का संपादन भी किए थे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि शिव पूजन सहाय प्रेमचंद्र के साथ माधुरी के संपादन कब किए थे? तो आपका आंसर बनेगा 1924 ईस्वी। ठीक है, 1924 ईस्वी। ठीक है, 1926 से 1933 तक काशी में प्रवास और पत्रकारिता तथा लेखन किए। ठीक है, और 1934 से 1939 तक पुस्तक भंडार किए और लहेरिया सराय में संपादन कार्य किए थे। ठीक है, 1934 से 1939 तक पुस्तक भंडार में काम किए, उसके बाद लहेरिया सराय में संपादन कार्य किए। ठीक है, उसके बाद 1939 से 1949 तक राजेंद्र कॉलेज। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राजेंद्र कॉलेज छपरा में क्या किए थे? हिंदी के प्राध्यापक रहे थे। तो क्वेश्चन बनेगा कि शिव पूजन सहाय राजेंद्र, ठीक है, राजेंद्र कॉलेज में प्राध्यापक कब से कब तक रहे? ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा 1939 से 1949 तक राजेंद्र कॉलेज छपरा में हिंदी के प्राध्यापक रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और 1950 से 1959 तक पटना में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के निदेशक रहे। कब से कब तक? 1950 से 1959 तक पटना में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के निदेशक रहे, और 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की मानक उपाधि मिली थी। ठीक है, अब ये था आपका लेखक का जीवन परिचय, उनके बारे में थोड़ा सा जान लिए। अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग माता का आंचल जो है इसका हम लोग थोड़ा सा सारांश देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग सारांश देखेंगे।
हिंदी में थोड़ा थोड़ा, उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन कहानी को पूरी तरीके से विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग सारांश देखते हैं क्या क्या होता है इस कहानी में। देखिए, माता का आंचल इसीलिए रखा गया ना क्योंकि एक बच्चा रहता है, जो लेखक है शिवपूजन सहाय जी, हमेशा पिताजी के साथ में ही बचपन से ही रहते थे, लेकिन जब मुसीबत आई तो माता के आंचल में ही उनको शरण मिली, ठीक है। और उसकी माता का आंचल से सुरक्षित जगह उसको कहीं और नहीं मिली, तो इसीलिए माता का आंचल इस कहानी का मतलब रखा गया है शीर्षक, ठीक है। तो हम लोग संक्षेप में सार को देख लेंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पाठ का सार देखते हैं, ठीक है। पाठ का सार। माता का आंचल नामक पाठ में लेखक माता पिता के स्नेह और शरारतों से भरे अपने बचपन को याद करता है, ठीक है। लेखक क्या करते हैं, माता का आंचल नामक पाठ में लेखक जो है माता पिता के स्नेह और शरारतों से भरे अपने बचपन को याद कर रहे हैं, ठीक है। उनका नाम तारकेश्वर है। देखिए, शिवपूजन सहाय जी का जो नाम था क्या था, तारकेश्वर, ठीक है। इसको याद कीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। शिवपूजन सहाय का नाम क्या था, वास्तविक नाम तारकेश्वर, ठीक है। पिता अपने साथ ही उसे सुलाते, सुबह उठते और नहलाते थे। वे पूजा के समय अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते और खुश कर देते थे। उनके पिताजी जो हैं शिवपूजन सहाय जी को अपने साथ में सुलाते थे और नहला धुलाकर साथ में बैठाते थे पूजा पाठ के लिए, और शंकर जी की तरह माथे में तिलक लगाते थे, ठीक है। इससे शिवपूजन जी खुश रहते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। लेखक आईने में बड़े बड़े बालों के साथ अपना तिलक लगा चेहरा देखते थे तो पिताजी मुस्कुराने लगते और वो क्या करते थे, शर्मा जाते थे। देखिए, लेखक जो है बड़े बड़े आईने में, जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोई भी बच्चा अपने चेहरे को आईने में देखता है और खुश होते रहता है। अगर कोई बड़ा इंसान उसको देख लिया तो शर्मा जाता है। तो उसी तरीके से लेखक के साथ में हो रहा है कि लेखक जो है आईने में बड़े बड़े बालों को, ठीक है, उनका बाल जो है एकदम बड़ा बड़ा था, तिलक लगा चेहरा को देखता है। तो जब पिताजी देखते हैं कि वो बच्चा मतलब कि उनके जो बेटे हैं आईने में देख रहे हैं, तो लेखक को पता चलता है कि मेरे पिताजी देख रहे हैं, तो शर्मा जाते हैं, ठीक है। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे, ठीक है। क्या करते थे, पूजा करने के बाद उनके पिताजी जो है कंधे में बैठाकर, आजकल तो बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन पहले के ज़माने में अपने बेटे को या किसी को भी छोटे बच्चे को लोग कंधे में बैठाकर मेला घुमाते थे या कहीं पे भी घुमाते थे, ठीक है। वह चीज़ लेखक के बारे यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके पिताजी जो है कंधे में बिठाकर उनको घुमाते थे, ठीक है। और रामनामा लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों के डालों पर झूला झुलाते थे, ठीक है। जैसे कि वो लोग पूजा पाठ करने के बाद लेखक और उनके पिताजी जाते थे गंगा किनारे, मछलियों को आटा वगैरह देते थे। उसके बाद वापस आते समय गंगा के किनारे जो पेड़ होते थे उसी में शिवपूजन सहाय जी को बैठाकर झूला झुलाते थे उनके पिताजी, ठीक है। घर आकर जब वे उसे अपने साथ खाना खिलाते तो माँ को क्या होता था, छोटे कौर लेते थे। जब शिवपूजन सहाय जी का जो पिताजी हैं, शिवपूजन सहाय जी को क्या कहते थे, छोटे छोटे कौर, मतलब कि कौर मतलब जैसे बच्चों लोग को थोड़ा थोड़ा नहीं मुंह में खिलाते, वही छोटा छोटा मतलब कौर खिलाते ताकि अटके ना गला में। तो उनकी माता को लगता था कि ये छोटे छोटे मतलब कौर खिला रही, जिससे हमारे बेटे को पेट नहीं भरेगा, वही बता रहे हैं, ठीक है। तो माता को कौर छोटे छोटे लगते थे, माँ बोलती थी कि बड़ा बड़ा खिलाइए, ठीक है। और वे पंछियों के नाम के निवाले कौर बनाकर जब उनके उड़ने का डर बताती तो वह उन्हें उड़ने से पहले ही खा जाते हैं। देखिए, बच्चा लोगों को क्या होता है, जब वो खाना नहीं खाते हैं तो बोलते हैं ये जो खाना है ये उड़ जाएगा, ठीक है। तो उसके डर से बच्चा लोग पहले खा जाता है खाना, उड़ने के डर से, ठीक है। उन लोग को ज्ञान नहीं रहता। तो बच्चा में इसी तरीके से लेखक के साथ में हो रहा है कि उनकी माँ जो है या पिताजी बोलते हैं कि ये जो निवाला है उड़ जाएगा पंछियों का नाम ले लेके, तो उससे उड़ने से पहले ही लेखक मुंह खोल देते थे और उनको मुंह में खाना दे देते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
पिताजी उसको बहुत लाड करते थे, उनके पिताजी जो बहुत ज़्यादा मानते थे लेखक को, ठीक है। वे कभी उसके हाथों का चुम्मा लेते, कभी दाढ़ी मूछ गड़ाते, ठीक है। कुश्ती खेलते और बार बार हार जाते थे। देखिए बच्चा लोग जो रहता है ना, उसको खुश करने के लिए कोई भी बड़ा इंसान अगर उसके साथ खेल रहा है तो हार जाता है, ताकि बच्चा जीत जाए और खुशी महसूस करे, ठीक है। यही चीज़ हो रहा है लेखक के साथ में। उनके पिताजी लेखक के साथ में क्या कर रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं, तो वो हार जाते हैं, लेखक को जिता देते हैं, ठीक है। घरौंदे के खेल में खाने वालों की पंक्ति में आखिरी में चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले उठा दिया जाता था तो वे पूछते कि भोजन प्यार कब मिलेगा। देखिए बच्चे लोग लेखक सब मिलके क्या करते थे, खेलते थे। छोटे छोटे खिलौने मतलब मिट्टी वगैरह का बनाकर मिट्टी से ही खाना बनाते थे। तो वहाँ पे जाके लेखक के पिताजी बैठ जाते हैं। अगर कोई इंसान खेल रहा है, बड़ा छोटा बच्चा लोग, तो वहाँ पे अगर कोई बड़ा इंसान जाता है, बैठ जाता है, तो वो लोग शर्मा जाते हैं, ठीक है। तो लेखक के पिताजी बोल रहे हैं कि अगला बार भोजन कब मिलेगा, ठीक है। बारात के खेल में जब दुल्हन की विदाई होती तो चूहेदानी में पलकी में पिता दुल्हन के मुख को कपड़ा हटाकर देखते और बच्चों को हंसाते हैं, ठीक है। गुड्डा गुड्डी के बच्चा लोग खेल वगैरह खेलते हैं, तो लेखक भी इसी तरीके से खेलते थे। तो लेखक के पिताजी जो हैं वो क्या करते थे, जो दुल्हन होती थी ना, घूंघट लगा देते थे, तो घूंघट को उखाड़ते थे, मतलब कि उठाते थे, तो बच्चे लोग देख के खुश होते थे, ठीक है। खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उसे झटपट पकड़ लेती थी और रोते रहने के बाद भी बालों में तेल लगाकर कंघी कर देती थी। उनकी माँ जो है, जैसे आपसे भी देखते होंगे, आप भी अभी छोटे बच्चे लोग को तो हमेशा खेलने में वो लोग लगे रहते हैं, तो नहा धुलाकर उनके बालों को तेल लगाने का काम करती है माँ लोग, जिससे बच्चा लोग रोने लगता है। क्योंकि तो यहाँ उसी तरीके से लेखक के साथ भी हो रहा है कि खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उसे झट से पकड़ लेती थी, ठीक है। और रोते रहने के बाद भी उनका जो छोटा बच्चा तो रोने लगता है, हमेशा खेलना चाहता था, तो लेखक जो रोने लगते थे तो उनके बालों में तेल लगा देती और कंघी कर देती थी, ठीक है। कुर्ता टोपी पहनकर चोटी में फूलदार लट्टू लगा देती थी। उनका बाल बड़ा बड़ा था तो कुर्ता टोपी पहना देती थी और उनके बालों में छोटा सा घुंघरू टाइप का लट्टू लगा देती थी, ठीक है। बुरी नज़र से बचने के लिए काजल की बिंदी लगाती और पिता के पास छोड़ देती थी। आज भी गाँव में देखिएगा, बुरी नज़र से बचने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया जाता है, काजल का टिक्का लगा दिया जाता है, ताकि बच्चों को इधर उधर की नज़र ना लगे, ठीक है। लेखक के साथ भी ऐसा हो रहा है। वहाँ खड़े अपने मित्रों को देख वह रोना भूल खेल में लग जाता था। कोई भी बच्चा अगर रो रहा है ना, देख रहा है कि अपना उसका मित्र आगे खेल रहा है, तो वो रोना मतलब भूल जाता है और अपने दोस्तों के साथ में शामिल होकर मतलब खेलने के लिए वो लग जाते हैं। तो लेखक भी ऐसे ही करते थे। खेती के खेल में फसल आने पर पूछते कि खेती के सिरे। देखिए लेखक के पिताजी जो बच्चों के साथ हमेशा घुल मिल के रहते थे, उनके लेखक के साथ भी मिल के रहते थे। तो लेखक जब खेलते थे खेती बाड़ी में, जैसे कि बचपन में आप भी खेले होंगे तो पता होगा कि जैसे धान बुआई करना, काटना, तो इसी तरीके से लेखक सब खेलते थे। तो उनके पिताजी आते थे, बोलते थे कि इस वर्ष कैसी रही आपकी खेती, ठीक है। लेखक मित्रों के साथ आसपास के छोटे मोटे सामान को जुटाकर इतनी रुचि से खेलता कि उन खेलों को देखकर सभी खुश हो जाते थे, ठीक है। तिवारी के नाम से जान पहचान वाले एक बूढ़े का मजाक उड़ाना और आंधी आने पर लोकगीत गाना लेखक व उनके मित्रों की आदत बन गई थी। देखिए तिवारी नाम का एक जाना पहचाना एक बूढ़ा था, ठीक है। उसको लोग, जैसे कोई बूढ़ा जाता है या कोई ऐसा इंसान रहता है, तो 3-4 अगर बच्चे हैं तो उसका मजाक उड़ाने लगते थे। यही चीज़ लेखक भी करते थे बचपन में, ठीक है। तो उस बूढ़े को जाना पहचान, मतलब कि जान पहचान का ही वो बूढ़ा था, ठीक है। तो उसको क्या करते थे, वो लोग मजाक उड़ाते थे। क्योंकि बच्चे लोग अगर 3-4 बच्चे कहीं मिल गए और कोई इंसान जा रहा है तो वो लोग मजाक उड़ाने लगते, तो वही लेखक भी करते थे, ठीक है। लेखक एक बार तिवारी का मजाक उड़ाने पर अध्यापक ने लेखक को खूब पिटाई की। देखिए एक बार क्या हुआ कि लेखक को पिटाई भी पड़ गई, क्योंकि वो तिवारी का क्या कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, ठीक है। पिता द्वारा घर ले आते समय मित्रों के मिलने पर वह सब कुछ भूल गया और खेतों में चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करने लगा। देखिए एक बार तो पिटाई खाया तो उनके पिताजी चुप करके उसको वापस घर ला रहे थे। तो जब वह लेखक जो है शिवपूजन सहाय जी अपने मित्रों को खेलते हुए देखते हैं तो सारा रोना धोना सब भूल जाते हैं
और वो मित्रों के साथ में खेलने के लिए चले जाते हैं और चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आप सभी जानते होंगे, कोई भी छोटा बच्चा रहता है, 3-4 कोई भी बच्चा को देखिएगा, किसी चीज़ को देखता है तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वो लोग चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। चिड़ियों के उड़ जाने के बाद चिड़ियों को उड़ जाने पर जब एक टीले पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने आसपास का भरा पानी डाला तो उसमें से एक सांप निकल आया, ठीक है। क्या होता है, लेखक जो है चिड़िया को उड़ जाने के बाद एक टीला होता है, ठीक है, आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने आसपास के भरा हुआ पानी जो होता है उसे मतलब बिल में डाल देते हैं, ठीक है। वहाँ से क्या निकलता है, वो लोग सोचते हैं कि चूहा निकलेगा, लेकिन चूहा की जगह पे सांप निकल आता है, ठीक है। सांप निकल आया, डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते लेखक लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुंचा तो उसके सामने पिता को बैठा देखा। देखिए, जब सांप निकलता है तो बच्चे डर जाते हैं, तो जब डर जाता है लेखक और उनके फ्रेंड्स जितने भी होते हैं साथी सभी डर जाते हैं। तो गिरते पड़ते लहूलुहान, गिरने पड़ने के बाद जैसे इधर मतलब कि कभी ठहना में छछरा के मतलब कि जैसे बोलते हैं ना, इधर भी हाथ तरफ भी मतलब लग जाता है, गिरने पड़ने से खून निकलने लगता है जगह जगह पर, तो वही लहूलुहान उसी चीज़ को बोला जा रहा है। घर पहुंच गया तो सामने पिताजी को बैठे देखते हैं, कौन, लेखक, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए, पिता के साथ सदा अधिक समय बिताने के बाद भी, पिता के साथ ज़्यादा लेखक समय बिताते थे, उसके बाद भी अंदर जाकर माँ से चिपटे और सुरक्षा महसूस हुई। देखिए, यही चीज़ को इतना विस्तार से बताया गया ना। हमेशा लेखक जो है हमेशा पिताजी के साथ में रहते थे, केवल दूध पीने से ही नाता था उनकी माँ से, लेकिन जब संकट आई तो माँ के जगह से सुरक्षित स्थान उसको कहीं नहीं मिला, तो इसीलिए लेखक माँ की आंचल ये लिखे हैं, ठीक है। अब हम लोग लाइन बाय लाइन एकदम पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके सारी चीज़ों को बताएंगे। ये था आपका सारांश, तो आपको सारांश समझ में आ गया था कहानी का मूल उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माँ ने घबराते हुए भी आंचल से उसकी धूल साफ की और हल्दी लगाई। लेखक को तब माँ की ममता पिता के प्रेम में बढ़कर लगी, ठीक है। लेखक को क्या हुआ, हमेशा पिता को ही बढ़कर मानते थे, हमेशा ज़्यादा प्रेम करते थे, लेकिन जब संकट की बारी आई तो उसको माँ की ममता और पिता के प्रेम से बढ़कर लगी, ठीक है, जब संकट आई तो, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं माता का आंचल, एक्सप्लेन करेंगे लाइन बाय लाइन यहाँ से, ठीक है। पूरा बुक का PDF यहाँ पे उपलब्ध है, ठीक है। माता का आंचल, ठीक है। आंचल तो आप सभी जानते होंगे, आंचल किसे बोलते हैं। चलिए, ये माँ है और ये लेखक है, बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आंचल है, जिनके लेखक शिवपूजन सहाय जी है, ठीक है। अब यहाँ से आपका लाइन बाय लाइन स्टार्ट होता है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निबड़ नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। क्या होता है, यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हैं, देखिए, जहाँ लड़कों का संग, यानी कि जहाँ 3-4 लड़के हो, एक से मतलब ज़्यादा हो, ठीक है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, ठीक है, मतलब जहाँ 3-4 लड़के हैं वहाँ हमेशा बच्चे जो रहते हंसते खेलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, ठीक है, नाचते गाते थे। जहाँ बूढ़ों का संग, जहाँ बुजुर्ग लोग रहते हैं तहाँ खर्चे का तंग। अब देखिएगा, जहाँ पे अगर बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनके पास अगर आप बैठ जाइएगा तो वो पुरानी बातों को हमेशा एक्सप्लेन करते हैं, हमारे ज़माने में ये होता था, अब दाम इतना बढ़ गया, हम लोग तो 1 रुपये में ये करते थे, अब 100 रुपये में भी ये नहीं होता, तो वही चीज़ खर्चे का तंग। जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं, जहाँ लड़कों का संग है वहाँ पे वो लोग नाचते गाते रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं बच्चे लोग, और जहाँ बूढ़ों के संग वहाँ पे खर्चे का तंग, जहाँ बूढ़े लोग बैठते हैं तो अब उसकी कहानी बता रहे, इसकी कहानी बता रहे, मतलब खर्चे वगैरह सारे चीज़, तो वही चीज़ बता रहे हैं। हमारे पिताजी सुबह तड़के मतलब होता है सुबह, ठीक है, सुबह। यहाँ पे ये सारी बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये हम लिख दिए हिंदी में ताकि समझ में आ जाए। तड़के मतलब होता है सुबह, सुबह उठकर निबड़ नहाकर पूजा करने के लिए बैठ जाते थे, सवेरे उठते थे और एकदम पूरा फ्रेश वगैरह होके पूजा करने के लिए लेखक के पिताजी बैठ जाते थे, ठीक है। हम बचपन से उनके अंग लग गए थे। हम क्या का मतलब, हम मतलब बोल रहे लेखक शिवपूजन सहाय जी, हम बचपन से ही
पिता के संग में हमेशा एकदम चिपटे रहते थे, मतलब ज़्यादा मानते थे, हमेशा पिताजी के साथ में हंसना, खाना, खेलना, कूदना, सारे चीज़ पिताजी के साथ में रहते थे। ठीक है। माता से केवल दूध, देखिए यहाँ पे बोले ना, माता से केवल दूध का ही उसका नाता था। किनका? लेखक का। माता को जब मतलब लेखक को जब भूख लगती थी तब वो क्या करते थे? माता के पास जाते थे और दूध पीने तक ही नाता रखते थे। इतना देखिए, बाकी बात हमेशा पिताजी के साथ में ही रहते थे। भूख लगी तो माता के पास चले जाते थे दूध पीने के लिए, बाकी बात पिता के साथ में रहते। इसीलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक यानी तंग या जिद, ठीक, करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार, लीलार मतलब होता है ये लीलार, ठीक है, इसको लीलार बोलते हैं, माथा, लीलार में त्रिपुंड, त्रिपुंड कर देते थे। ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं इसीलिए यानी कि लेखक जो बोल रहे हैं, इसीलिए हम पिता के साथ में ही बाहर के बैठक, बाहर में बैठने वाले रहते हैं, वहीं पे सोया करते थे पिताजी के साथ में। वह अपने साथ में भी वह अपने साथ ही हमें उठाते। पिताजी जब उठते थे लेखक के पिताजी, तो लेखक को ही अपने साथ में उठाते थे और साथ में नहला धुला कर पूजा पाठ करने के लिए साथ में बैठा देते थे। ठीक है। हम भभूत तिलक लगाने के लिए दिक करते। हम अपने पिताजी को भभूत, भभूत मतलब तीन यहाँ पे होता है, भभूत का अर्थ होता है आपका राख। ठीक है। राख जो होता है वही तिलक लगाने के लिए अपने पिताजी को जिद करने लगते थे। ठीक है। तो पिताजी क्या करते थे? हंसकर, कुछ हंसते थे, कुछ झुंझला कर, कभी गुस्सा भी हो जाते, कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े, ये जो लीलार है यहाँ पे क्या कर देते थे? त्रिपुंड, तीन उंगली से इसको लगाते हैं, वही त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी। हमारे लीलार, हमारे माथा में जो भभूत लगता था बहुत ही सुंदर लगती थी। ठीक है। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत सामने से हम खासे भोले भाले बन जाते थे, बम भोला बन जाते थे। ठीक है। सिर में लंबी लंबी जटा थे। देखिए लेखक श्री पूजन साहब जी का जो बाल था एकदम लंबा लंबा था। ठीक है। जब लंबा लंबा बाल था तो उनके लीलार में जब भभूत लगता था तो कैसे लगते थे? वो बम भोला, भोला के समान बन जाते थे, वैसे लगने लगते थे। ठीक है। आगे देखते हैं। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। लेखक श्री पूजन साहब जी के जो पिताजी थे वो क्या कहते थे? लेखक को बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। पर असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ था। देखिए लेखक का असल में जो नाम था वो क्या था? तारकेश्वर नाथ। ठीक है। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारते और माता को मैया, जैसे गांव में अभी भी मैया बोलते हैं, लेकिन शहर में मम्मी, ये सारी चीज़ें बोलते हैं, मम्मी या माँ, लेकिन गांव में मैया आज भी बोलते हैं। तो वही लेखक बोल रहे हैं, हम भी बाबूजी को, हम भी उनको यानी कि पिताजी को बाबूजी कहकर बुलाते थे और माता को मैया कहकर बुलाते थे। ठीक है। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब लेखक के पिताजी जो है क्या करते थे? रामायण का पाठ करते थे। ठीक है। तो बैठे बैठे हम क्या करते थे? एक आईना ले लेते और अपने चेहरे को निहारा करते थे। बच्चों को आप देखिएगा कि एक आईना, अगर आईना उनको मिल गया तो अपने चेहरे को बार बार देखते थे। अगर कोई उसको देख लिया कि वो उनको देख रहा है तो मुस्कुरा कर मतलब शर्मा जाते हैं। तो वही लेखक जी कर रहे हैं। ठीक है। आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वो हमारी ओर देखते, यानी कि जब लेखक के पिताजी देखते थे किनकी ओर? लेखक की ओर, तब कुछ लजाकर, कुछ मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते थे। तब लेखक क्या करते थे? कुछ मुस्कुराते थे, कुछ लजाते थे और आईना को नीचे रख देते थे। ठीक है। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। वह कौन मुस्कुरा रहे हैं? लेखक के पिताजी, वो भी मुस्कुरा देते थे। ठीक है। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते थे। उनके पिताजी जो है पूजा पाठ करने के बाद राम राम लिखते थे। ठीक है। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। क्या करते हैं? अपनी ही एक रामनामा बही 1000 बार क्या करते? राम नाम लिखकर उसे पाठ करने की पोथी, ठीक है, एक मोटा होता है, उसके साथ बांध कर रख देते थे।
फिर 500 बार कागज़ में छोटे छोटे टुकड़े पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटकर उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। देखिए, आप गंगा जी की ओर क्यों चलेंगे उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि गंगा जी की ओर इसीलिए चलेंगे उन गोलियों को, आटे की जो गोलियों है, मतलब गोली है, उसको मछलियों को खिलाएंगे, लेखक और उनके पिताजी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उस समय भी हम, मतलब किस समय, गंगा की ओर जाते समय, ठीक है, उनके कंधे पर विराजमान रहते। किनके कंधे पर? लेखक जो है अपने पिताजी के कंधे पर विराजमान होते थे। ठीक है, जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे रहते और हंसा करते थे। देखिए, लेखक जो है अपने पिताजी के कंधे पर उस समय भी, जाते समय भी बैठे थे, गंगा के किनारे जाते समय भी, और जिस समय वो आटा की गोलियां जो मछली को खिला रहे थे उनके पिताजी, उस समय भी उनके कंधे पर बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, मुस्कुराते हैं, हंसा करते थे उसी समय बैठते बैठ। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जब मछलियों को चारा देने के बाद जब वे वापस अपने घर की ओर लौट रहे होते हैं पिताजी के साथ में, कौन? लेखक जी, तो क्या होता है, उनके पिताजी रास्ते में जो डाली रहती थी ना, पेड़ की डाली जो थोड़ा नीचे झुकी रहती थी, उसी में बैठाकर लेखक श्री पूजन साहब जी को झूला झुलाते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये है इनके पिताजी। ठीक है, लेखक के पिताजी ये हैं, ये डाली है, और ये है लेखक, कौन? श्री पूजन साहब। ये देखिए, घर जाते समय वो क्या कर रहे हैं? झूला झुला रहे हैं। ठीक है, कभी कभी बाबूजी हमें कुश्ती भी लड़ते थे। क्या करते थे? उनके पिताजी जो है कभी कभी कुश्ती भी लड़ते थे। ठीक है, वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे और हम उनको पछाड़ देते थे। कभी कभी लेखक और उनके पिताजी जो है कुश्ती लड़ते थे। ठीक है, और उनके पिताजी जो शिथिल मतलब मतलब कि थक जाने का क्या करते थे? बहाना करते थे। ठीक है, और हमें बल को बढ़ावा, यानी कि मेरे बल को बढ़ावा देते थे और हम उनको पछाड़ देते थे, यानी कि उनको हरा देते थे। देखिए, कोई भी पिता रहता है ना, अपने बच्चों की खुशी के लिए, कोई भी इंसान जो छोटों को चाहता है उसी खुशी के लिए वो खुद हार जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लेखक के पिताजी कर रहे हैं। लेखक के पिताजी और लेखक कुश्ती लड़ते हैं, लेकिन लेखक को जिताने के लिए उनके पिताजी एकदम थका हारा ऐसा महसूस करते हैं, मतलब कि उसको दिखाते हैं और खुद गिर जाते हैं, और लेखक को उनकी बल को मतलब मजबूती देते हैं। ठीक है, और लेखक क्या करते हैं? उनको पछाड़ देते हैं। यह उतान पड़ जाते थे। ठीक है, और हम उसकी छाती पर चढ़ जाते थे। कौन उतान हो जाते थे? लेखक के पिताजी गिर जाते थे। ठीक है, और उसकी छाती पर लेखक क्या करते थे? चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाते और उन्हें चूम लेते थे। देखिए, कोई भी बच्चा, अगर आपका मूछ दाढ़ी निकला हुआ है, अगर बच्चा को गोद लीजिएगा तो आपका मूछ या दाढ़ी को नोचते रहता है। तो उसी तरीके से लेखक जो है अपने पिताजी की मूछों को मतलब कि नोचते थे। ठीक है, उखाड़ने की कोशिश करते थे। तब वह उनके पिताजी जो है हंसते हंसते, ठीक है, उनके हाथों को पकड़ते और हाथ दाढ़ी से या तो मूछ से हाथ को छुड़ा कर उनके हाथों को चूम लेते थे। ठीक है, फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चूमा मांगते हैं, ठीक है, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते हैं। ठीक है, खट्टा मीठा मतलब एक दाहिना एक बायां। ठीक है, इसी को खट्टा मीठा चुम्मा बोलते हैं। ठीक है, बच्चे से इसी तरीके से बोलते हैं कि एक चुम्मा इधर दो, एक चुम्मा इधर दो। ठीक है, तो खट्टा मीठा चुम्मा मांगते थे और बारी बारी से अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। ठीक है, बायां का खट्टा चुम्मा देकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। देखिए,
लेखक के पिताजी लेखक के साथ में बहुत मस्ती करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, पहले बायां चुम्मा लेने के बाद जब दाहिना चुम्मा लेते हैं तो लेखक के गाल में क्या करते हैं, दाढ़ी को गड़ा देते हैं। ठीक है, हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। लेखक जो है गुस्से में, ठीक है, अपने पिताजी की मूछें को नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते, हम अलग खड़े होकर खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। जब लेखक जो है अपने पिताजी की मूछों को नोचने लगते थे झुंझलाकर, तब उनके पिताजी जो है बनावटी रोने का मतलब नाटक करते, तो लेखक जो अलग होकर हंसने लगते थे। ठीक है, खिलखिलाकर हंसने लगते थे। उसके साथ हंसते हंसते जब हम घर जाते तब उसके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठ जाते हैं। मतलब उसके साथ, किसके साथ, लेखक जो अपने पिताजी के साथ में ही हंसते हंसते घर आते थे। ठीक है, और पिताजी के साथ में ही चौके पर खाने के लिए बैठ जाते थे। ठीक है, वह हमें अपने ही हाथ से फूल की एक कटोरे में गोरस मतलब होता है दूध। ठीक है, वो क्या करते थे, उनके पिताजी जो है फूल की एक कटोरे में, ठीक है, फूल के एक कटोरे गोरस, गो मतलब गाय भी बोल सकते हैं, रस मतलब एक समूह से बोलिए आप, गोरस मतलब दूध होता है। ठीक है, या अलग अलग करके भी बोलेंगे, गौ मतलब गाय हो सकता है, रस मतलब दूध भी समझ सकते हैं, मतलब गाय का दूध, तो या तो डायरेक्ट दूध भी बोल सकते हैं। ठीक है, और भात मतलब जानते होंगे चावल। ठीक है, सान कर खिलाते थे, सान कर मतलब कि मिलाकर। ठीक है, जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। जब हम खाकर मतलब थक जाते थे, यानी कि पेट भर जाता था, ओवर हो जाता था, तो माँ हमारी क्या करती, थोड़ा और खिलाने के लिए जिद, हट मतलब होता है जिद। ठीक है, जिद उनकी माँ है, जिद करती। कोई भी किन्हीं की भी माँ हो, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाड़ प्यार करती है, और वो चाहती कि मेरे बेटा और खाना खाए, थोड़ा सा खिलाएगी, पेट भर जाएगा, फिर भी और खिलाना चाहती है, ताकि मेरा बेटा जो है हृष्ट पुष्ट रहे, तंदुरुस्त रहे, उसमें ज़्यादा बुद्धि का विकास हो, हमेशा मतलब हेल्दी रहे। इसके चक्कर में उनकी माता और खिलाने को जिद करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती है, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी उसको समझ लेता है कि हम बहुत खा लिए। देखिए, लेखक की माँ जो है अपने पिताजी को बोलते हैं कि आप 4-4 दाने लेखक के मुंह में खिलाते हैं, तो लेखक मतलब कि मेरे बेटे को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा खा लिए, इसलिए वो कम खाता है, तो अपने मतलब कि उनको डांटती थी। ठीक है, किनको, लेखक के पिताजी को, लेखक की माँ। ऐसा हर किसी के माँ के साथ में होता है। ठीक है, तो वही चीज़ लेखक बचपन की सारी यादों को बता रहे हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। ठीक है, आप खिलाने का ढंग ही नहीं जानते, बच्चे को भर मुँह कौर खिलाना चाहिए। उनकी माँ बोल रही है, आपको तो खिलाने का ढंग ही नहीं है, बच्चों को भर भर मुँह कौर खिलाना चाहिए। ठीक है, वही बता रही, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठौर मतलब होता है स्थान। ठीक है, जब खाएगा मतलब कि जब बड़े बड़े कौर खाएगा, मतलब कि खाएगा तब ना वो ताकतवर होगा, मजबूती आएगी, तब तो दुनिया में वो स्थान बनाएगा। तो वही चीज़ बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। देखिए, लेखक की माँ बोल रही है कि देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए मतलब कि उनके मर्द एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, मर्द मतलब कि जेंट्स, पुरुष। ठीक है, मतलब पुरुष क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, बात सही है। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भी भरता है। देखिए, मतलब स्त्री, महतारी मतलब होता है स्त्री। ठीक है, स्त्री के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भी भरता है। वह चीज़ लेखक की माँ बोल रही है, किनको, लेखक के पिताजी को बोल रही है कि आप नहीं जानते हैं बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, मैं खिलाती हूँ, आप देखिए, वो बोल रही है। ठीक है, यह कौवा थाली में दही भात शांति है, और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि की बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती है कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। देखिए, बच्चे लोग नहीं खाते हैं तो थाली में
मतलब कि अलग अलग चीज़ों का नाम ले लेके मतलब कि 5 6 7 8 मतलब निवाला बना देते थे अलग अलग करके। और वो क्या करती है उनकी माँ, कभी तोता का निवाला बना देती है। देखिए ये थाली हो गया, मान लीजिए ये थाली, ठीक है, इसी में ये तोता वाला हो गया, ये मैना वाला, ये कबूतर का, ये मोर का, ये बहुत सारे हंस हो गया और आदि बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इसी तरीके से ये हो गया निवाला, ठीक है। वो क्या करती है, दही और भात को साँध लेती है, ठीक है। और तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि का बनावटी नाम क्या करती थी, ये कौर बना लेती थी और कहते हुए खिलाती थी कि जल्दी खा लो, जल्दी खा लो, नहीं तो ये जो कौर है ये उड़ जाएगा, ठीक है, जल्दी खा लो नहीं तो ये उड़ जाएगा। तब लेखक क्या करते थे कि इतनी जल्दी उड़ा जाते थे, यानी कि इतनी जल्दी खा जाते थे कि उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं देते थे। यानी कि लेखक चाहते थे कि ये जो है कौर उड़े ना, इसके चक्कर में मुंह फाड़ते थे और उनकी माँ उसे खिला देते थे, यानी उसे उड़ने का मौका ही नहीं देते थे, ठीक है। बच्चे को क्या मालूम कि क्या है, मतलब इसी तरीके से बच्चों को लोग आजकल की माँ, पहले की भी माँ इसी तरीके से बच्चों को खाना खिलाती है ताकि बच्चे लोग खाए पेट भर, ठीक है। कोई ना कोई बहाना करके बच्चों को खिलाना होता है खाना, क्योंकि वो हमेशा खेलने पर बिजी रहते थे। तो यही स्थिति लेखक के साथ में मतलब उन्हीं चीज़ों का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब देखिए आगे, जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। देखिए जब हम सब बनावटी चिड़िया, सुगा, मैना, तोता, कबूतर, सारे चीज़ों को क्या करते थे, सारा कौर जो है उनके उड़ने से पहले ही हम अपना उड़ा लेते थे, मतलब खा लेते थे, ठीक है। तब बाबूजी कहते थे चट कर जाते हैं, मतलब कि समाप्त, ठीक है, समाप्त कर जाते थे। तब उनके पिताजी, लेखक के पिताजी कहते थे कि अच्छा अब तुम राजा हो, अब क्या करो, जाओ खेलो, ठीक है। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। अभी लेखक क्या करते, पेट भर गया, उनके पिताजी बोले कि जाओ तुम राजा हो, अब खेलो। तब बस इतना, बस उसके बाद क्या कहते थे, हम यानी कि लेखक उछलने कूदने लगते थे, ठीक है। और फिर रस्सी में बंधा हुआ था एक काठ का घोड़ा, ठीक है, उसे लेकर नंग धड़ंग, मतलब कि इधर उधर दौड़ते हुए, जैसे नंग धड़ंग मतलब कि गंजी पहना या नहीं पहना, ऐसे ही बच्चे लोग चले जाते खेलने कूदने के लिए। तो इधर उधर कूद के लेखक जो है बाहर गली में निकल जाते थे, ठीक है। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ लेती थी तब हमें हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। देखिए आप सभी जानते होंगे कि बच्चा लोग जो होता है हमेशा खेलते कूदते रहता है, उसको मतलब नहीं रहता कि हम सांप है क्या है कैसे हैं, उससे कोई मतलब, क्योंकि ज्ञान नहीं रहता। तो उसी तरीके से लेखक छोटे थे तो क्या करते थे, जब कभी भी अचानक पकड़ पाती थी, वो हमेशा बाहर में खेलने कूदने के लिए खाते थे, चल जाते थे। जब कभी भी उसकी माँ पकड़ लेती थी तो क्या करती थी, देखिए लाख छटपटाने पर, अब देखिए बच्चा लोग को कितना ताकत रहेगा, कम ही ताकत रहता है, तो माँ पकड़ लेती थी, कितनों छटपटाए तो पकड़ के रख ली जाती थी। और एक चुल्लू, मतलब चुल्लू इसको बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा तेल लेके, कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल, ठीक है, सरसों का तेल लेकर हमारे सिर में क्या करती, डाल देती, मतलब कि मालिश कर देती थी, ठीक है। हम रोने लगते, बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। देखिए उनके पिताजी जो बहुत लाड प्यार करते थे। जब लेखक रोने लगते थे शिवपूजन सहाय, तो उनके पिताजी है किनके ऊपर, मतलब अपनी पत्नी, मतलब लेखक की माँ के ऊपर बिगड़ जाते थे। मतलब बोलते थे कि बच्चे को क्यों पकड़े हो, जाने दो खेलेगा, ठीक है, बिगड़ जाते थे। पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उपटकर मतलब होता है लेप लगाकर ही छोड़ती थी। जैसे देखिए हम कितनों छटपटाते थे, कितनों पिताजी डांटते थे माँ को, मतलब कि बोलते थे, फिर भी हमारी माँ हमें छोड़ती नहीं थी। वो क्या करती थी, तेल को देखिए यहाँ पे मालिश कर रहे हैं ना, देखिए आपको बताते हैं। देखिए ये मालिश हो रहा है, ठीक है, तो वही क्या होता है,
बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते थे, पर हमारे सिर में तेल बोतकर हमें लेप लगाकर ही छोड़ती थी। जब पकड़ ली तो जब अगर छोड़ देगी तो वो बच्चा तो चला ही जाएगा, और पकड़ ली तो लगा कर ही छोड़ना है, ऐसे ही होती है माँ सब। तो वही लेखक के साथ भी हो रहा है, जब पकड़ लिए तो छोड़ना नहीं है। बाल में तेल वगैरह लगा देती थी, एकदम रगड़ रगड़ के बच्चा रोता है, क्योंकि सरसों का तेल जो होता है बहुत लाभकारी होता है, थोड़ा सा जलन भी होता है, यहाँ लगाने पर आँखों में भी जलन होता है, चेहरे में भी लगा देते हैं, पर अच्छा ही होता है, ठीक है। तो वही उनकी माँ क्या करती थी, छोड़ती नहीं थी जब तक उनके बालों में अच्छा से सपरा नहीं देती थी, मतलब तैयार नहीं कर देती थी, ठीक है। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर, हमारी नाभि जो पेट में होता है नाभि, ठीक है, नाभि और लीलार तो अभी आपको बताए, लीलार मतलब ये माथा, लीलार में काजल की बिंदी यहाँ पे लगा सकते हैं या इधर से भी, ठीक है, बिंदी लगाकर चोटी गूंथती थी, उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते थे। देखिए क्या होता था, उनकी माँ जो है पकड़ तो लेती थी और बाल में तेल वगैरह लगा देती थी, एकदम मतलब कि लगाने के बाद उसको क्या मतलब लेखक को क्या करते थे, कुर्ता और टोपी पहना देती थी, ठीक है। और उनके बाल जो है लंबे थे, जिसके कारण क्या करना पड़ता था, ऐसे जब तक बच्चों का मुंडन नहीं होता ना तब तक उनके बाल लंबे ही होते हैं, ठीक है। तो लेखक का भी बाल लंबा था, तो चोटी गूंथती थी और उसमें फूलदार लट्टू बांध देती थी, मतलब छोटा सा लट्टू टाइप का, मतलब जिसको फुदना भी बोल सकते हैं, ठीक है, लट्टू टाइप का बांध देती थी उनके बालों में, ठीक है। और वो क्या करते थे, खासे कन्हैया बनकर, अच्छे खासे कन्हैया बाबूजी की बनकर बाबूजी की गोद में से कोई भी बच्चा रहता है ना तो सिसकते सिसकते, अगर कोई ये मारा माँ मारी तो सिसकते सिसकते पिताजी के पास जाएगा, और पिताजी मारे तो सिसकते सिसकते मतलब कि रोते रोते माँ के पास जाएगा, और मार पिताजी दोनों मारे तो भाई या बहन के पास जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जब माँ है उनको तेल लगा रही थी तो वो रोने लगे, तो सिसकते सिसकते यानी कि मतलब कि रोते रोते बाहर आ जाते हैं और पिताजी के पास चले जाते हैं, ठीक है। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले मतलब कि बाट मतलब होता है रास्ता, ठीक है, रास्ता जोहने वाला मतलब कि देखने वाले, बालकों का एक झुंड मिल जाता है। देखिए बाहर आते ही जब बाहर लेखक जाते हैं तो रास्ता देखने वाले, जैसे गांव में भी आज भी होता है और शहर में भी होता है, जैसे एक बच्चा है घर में और 3-4 बच्चे बाहर में खेल रहे हैं, तो उसको लाने के लिए बाहर में ही वेट करते रहते कि कब वो बच्चा बाहर निकलेगा, कब मेरा दोस्त बाहर निकलेगा घर से, उसको लेके हम लोग जाएंगे खेलेंगे। तो बाहर में बच्चे लोग राह देख रहे थे, तो क्या बालकों के झुंड मिल जाता है लेखक को, और हम उन खेल के साथ साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपनी हमजोलियों, ठीक है, हमजोलियों मतलब कि हमारे साथ मेल मिलाप, मतलब कि हम जैसे, ठीक है, हमारे तरह ही दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते हैं, ठीक है। बाहर बाट जोहने वाला बालकों को झुंड मिल जाता है। जब लेखक बाहर आते हैं तो वो क्या करते हैं, हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूल जाते थे। अब लेखक जो है रोना भूल जाते हैं अपने साथियों को देखकर, और बाबूजी की गोद से उतरकर वो क्या करने लगते हैं, अपने साथ वाले साथियों के साथ में दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते हैं, ठीक है। ऐसा बालक लोग करते हैं आज भी, ठीक है। कोई भी बालक अपने साथियों दोस्तों के साथ में रहना पसंद करता है, तो वही लेखक जी करते हैं। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे में एक कोना ही नाटक का घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। देखिए तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक करते थे। चबूतरे का एक कोना ही मतलब जो चबूतरा रहता था बैठने वाला, वही नाटक का घर बना था, ठीक है, घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, उनके लेखक के पिताजी जो है जिस चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा मतलब होता है टेंट, ठीक है, तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। उसमें चिलम के खोचे मतलब होता है जाली, ठीक है, जाली पर कपड़े के थालों में ढेरे लड्डू मतलब रहते थे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, ठीक है,
तरह तरह के नाटक करते थे। चबूतरे में एक कोना में ही नाटक का मतलब घर बना देते थे, और बाबूजी जिस छोटी चौकी पे उनके पिताजी नहाते थे वहीं पर क्या रंगमंच बन जाते थे, और उसी में सरकंडे के खंभों का कागज़ का चंदोवा, ठीक है, मतलब वहाँ पे टेंट तानकर मिठाइयों को दुकान लगा लेते थे लेखक साहब। ऐसा बच्चे लोग बहुत सारे खेल खेलते हैं, ठीक है। उसी में लेखक ऐसे ही खेल खेलते थे। उसमें चिलम की खोचे, जब चिलम की खोचे जाली, खोचे मतलब होता है जाली, ठीक है। चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेर सारे लड्डू क्या करते थे, रखते थे, ठीक है। जाली पर कपड़ों के थालों में ढेर सारे लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरी, गीली मिट्टी, जलेबियाँ, ये सब, फूटे घड़े के टुकड़े, एक मिनट मिस्टेक हो रहा, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है, टेंट लगा कर है, ठीक है। टेंट तानकर मिठाइयों की दुकान लगाए जाते थे, जिसमें चिलम के खोचे मतलब तो जाली पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, ढेले मतलब होता है मतलब मिट्टी का ढेला हो गया या तो पत्थर का ढेला, उसको बोले ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरी, पत्ता का क्या करते थे, पूरी और कचौड़ी बनाते थे, ठीक है। गीली मिट्टी की जलेबियाँ, गीली मिट्टी का वो लोग क्या करते थे, जलेबी बनाते थे। फूटे घड़े के टुकड़े के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। वहीं पे क्या करते थे, टेंट वगैरह तान की मिठाइयों को दुकान लगाई जाती थी, बच्चे लोग खेलते थे। देखिए पत्थर के टुकड़े से क्या किया, लड्डू बना दिए, ठीक है। ये ओरिजिनल लड्डू है, लेकिन इस तरीके से वो लोग मान के चलते थे, ठीक है। पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू और पत्तों की पूरी कचौरियाँ बनाते थे, और गीली मिट्टी के जलेबी, फूटे घड़े के टुकड़े में बतासे, ठीक है, बतासे तो आप सभी जानते होंगे, आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ठीकरो मतलब तो मिट्टी का टुकड़ा के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े के पैसे बनाते थे, ठीक है। मिट्टी का टुकड़ा जो होता है ना, के बटखरे, मिट्टी का जो टुकड़ा होता है उसको बटखरा मतलब तौलने वाला, बटखरा किसका आप सभी जानते होंगे, सब्जी लेने जाते होंगे तो बटखरे का इस्तेमाल किया जाता है वजन करने के लिए, ठीक है। और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े को पैसे बनाते थे। हामी लोग खरीदार और हामी लोग दुकानदार, मतलब कि लेखक जो 4-5 बच्चे, जितने भी बच्चे छोटे छोटे रहते थे, हामी लोग दुकान लगाते थे और हामी लोग क्या करते थे, खरीदार रहते थे। ऐसा खेल हम लोग भी खेले हैं, ठीक है। वही होता था, वही लोग क्या करते थे, दुकान लगाते थे और वही लोग खरीदते थे, ठीक है। देखिए घड़े के टुकड़े से बतासे बनाया हुआ है यहाँ पे, ये सब सर्व कर रहे दुकानदार में आके, और ये दतून है, इसका खंभा है, दिया कढ़ाई, ये आगे आ गया वीडियो में, ठीक है। आगे बताते हैं, ये सब चित्र देख लीजिए एक बार आप। चम्मच का कलछी बनाते थे, पानी का घी बनाते थे, धूल का आटा बनाते थे, ये सारी चीज़ें अभी आएगा, ठीक है। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा यानी घर बनाते थे। थोड़ी देर के बाद जब खेलते मन भर जाता था तो क्या करते थे, थोड़ी देर के बाद हम लोग घर को बनाते थे, ठीक है। मिठाई की दुकान को बढ़ाकर, मतलब मिठाई की जो दुकान है उसको बंद करके घर बनाते थे। धूल की मेड़ से दीवार बनती थी और तिनकों का छपरा, ठीक है। धूल की मेड़ जो थी, धूल से वो क्या करते थे, दीवार बनाया जाता था, ठीक है। और तिनकों का छपरा, अभी यहाँ पे बताए थे, तिनकों का छपरा बनता था। और दत्तून के खंभे, दिया सलाई की पेटिया से किवाड़, घड़े के मुहरे यानी कि घड़ी के ऊपरी हिस्सा होता है, मुहरे मतलब ये जो घड़ा होता है ना, ये घड़ा है, ये आपका मुहरी हो गया, ठीक है। घड़े के ऊपरी हिस्सा, घड़े के मुहरे की चूल्हा, चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली अचमची मतलब कि चम्मच, कलछी बनती थी, ठीक है। पानी के घी, धूल के पिसान मतलब कि आटा, और बालू की चीनी, और हम लोग जोनार मतलब कि दावत तैयार करते थे, और हम ही लोग जौनार करते थे, मतलब हम ही लोग दावत तैयार करते थे और हम ही लोग दावत करते थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी बताए थे ना हम क्या क्या करते थे ये लोग, घड़े का जो टुकड़ा है, ठीक है,
घड़े का टुकड़ा उससे बतासे बनाते थे, और ये लोग अभी सर्व कर रहे हैं, ठीक है। और दतून, दतून जो है इससे क्या करते थे, खंभे, टेंट लगाने के लिए ये दतून जो है इससे खंभे बनाते थे। और दिया, दिया जो होता है उससे कढ़ाई बनाते थे, ठीक है। जो दिया होता है ना उससे कढ़ाई बनाते थे लेखक लोग खेलने के लिए। और आगे देखिए क्या बनाते थे, चम्मच, चम्मच से कलछी, चम्मच को क्या बनाते थे, कलछुल बना देते थे सब्जी को निकालने के लिए, कुछ भी करने के लिए, चलाने के लिए। और पानी को घी बना देते थे, पानी को घी बना देते थे, ठीक है। और आगे देखिए, धूल को आटा बना देते थे, धूल को, यही सब चीज़ होता है बचपन में खेलने के लिए। अगर ये सब खेलते तो बहुत ही आनंद आता है। तो लेखक यही सब करते थे, धूल को आटा बना देते हैं, पानी को घी बना देते हैं, चम्मच को कलछी बना देते हैं यानी कलछुल बना देते थे, ठीक है। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे और धूल की मोड़ की दीवार बनाते, तीन के ऊपर छप्पर, दतून के खंभे, दिया सलाई की पेटियाँ, किवाड़, घड़े के मुहड़े मतलब घड़े के ऊपरी हिस्सा के चूल्ही चक्की बनाते थे, घड़ा का जो ऊपरी हिस्सा है उसको चूल्हा बनाते थे। और दिए की कढ़ाई, दिया जो होता था कढ़ाई बनाते थे, अभी बताए ना। बाबूजी की पूजा वाली चम्मच जो थी, चमची मतलब, उसे कलछुल बनाते थे मतलब कलछी, और पानी को घी बनाते थे, ठीक है। अभी चित्र में देखें। और पिसान, धूल को पिसार मतलब आटा बनाते थे, और बालू को चीनी बनाते थे। और हम लोग जौनार मतलब कि दावत करते थे, खुद ही दावत देते थे और खुद ही दावत में बैठते थे। हम ही लोग मतलब जौनार करते थे, मतलब कि दावत देते थे और हम ही लोग जौनार बैठाते थे, ठीक है। और हम ही लोग खाते थे। जब पंगत मतलब पंक्ति, ठीक है। जब पंक्ति बैठ जब पंगत यानी कि जब पंक्ति बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पंथ के अंत में जमीने के लिए बैठ जाते थे, ठीक है, जिमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और कहने लगते थे, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। देखिए, कोई भी बच्चा खेल रहा होता है, उसके बीच में अगर कोई बड़ा इंसान चला जाता है ना तो वो लोग शर्मा जाते हैं और उस चीज़ को खेलना बंद करके मतलब भाग जाते हैं शर्मा के। तो वही चीज़ लेखक के साथ में हो रहा है। क्या होता है, जौनार मतलब कि दावत देते थे, और दावत में जब बच्चे लोग बैठे थे खाना खाने के लिए, तब उनके पिताजी यानी लेखक के पिताजी धीरे से आते हैं और पांथ मतलब पंक्ति में जमीन के जिमने के लिए बैठ जाते हैं, यानी पंक्ति में किनारे से बैठ जाते हैं। उनको बैठते देखते ही हम लोग यानी कि लेखक साहब क्या करते हैं, हंसने लगते थे और घरौंदा बिगाड़कर मतलब घरौंदा मतलब घर बिगाड़कर भाग जाते थे, ठीक है। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। वह कौन, लेखक के पिताजी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ, और बोलते थे फिर कब होगा भोज भोलानाथ, ठीक है। आगे देखते हैं, कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। देखिए यहाँ पे बारात निकाल रहा है बच्चा लोग जो है, ये लोग बारात निकाल रहे हैं। ये पीपा मतलब टीन का वो लोग क्या करते थे, बाजा बनाते थे। टीन को ठोक ठोक के वो लोग बाजा बनाते थे और यहाँ पे बारात निकाल रहे हैं, ठीक है। कनस्तर का तंबूरा बजाता, ये कनस्तर मतलब टीन हो गया, ये तंबूरा हो गया, ठीक है। तंबूरा बजाते थे। अमूले, पत्थर की बनी सीटी, आम का नया पौधा, ठीक है। देखिए, जो पौधा रहता है ना उसकी हड्डी, उसको घिस के सीटी गाँव में बजाते हैं। अगर आप भी बजाए होंगे तो जानते होंगे, ठीक है। वही को घिस कर सहनाई बजाते थे। आम का जो हड्डी रहता है उसको पीस कर फूकिएगा तो मतलब आवाज़ आती है बजने का, ठीक है। वही सहनाई बजाते थे। टूटी चूल्हेदानी को पालकी बनाते थे। जो टूटी हुई चूल्हेदानी है उसको पालकी बनाते थे। पालकी मतलब कि ढोने वाला, कन्या को ढोने वाला, ठीक है। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते थे, मतलब समधी भी बनते थे और बकरे पर चढ़ जाते थे, और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात के दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। देखिए, बच्चे लोग खेलते थे ऐसे करते, यहाँ से गए इधर चले जाएंगे, यहाँ से गए इधर आ जाएंगे। उन लोग को शादी यहीं से यहाँ तक होगा, बारात यहीं से यहीं तक जाएगा। तो वही चीज़ लेखक हो रहा है, लेखक कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, कनस्तर का तंबूरा बजाते थे बाजा के लिए, और जो आम का हड्डी रहता है उसको पीस के मतलब कि घिसट के सीटी बजाते थे, ठीक है, यानी सहनाई बजाते थे। और टूटे हुए जो चूल्हेदानी थी
उसको पालकी बनाते थे, मतलब कि लड़की लाने के लिए बनाते थे। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते थे। बकरे मतलब बकरी, ठीक है, बकरा होता है, उस पर चढ़ लेते थे और चबूतरे के एक कोने से, यानी कि ये चबूतरा है, ये बोट चबूतरा है, ठीक है, इस कोने से इस कोने में आते थे, ठीक है, इस कोने में आते थे और यहीं पर दरवाज़ा लगती थी। आगे देखते हैं। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम के केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहर मतलब होता है दुपट्टा, डालकर उसमें दुल्हनिया को चढ़ा लिया जाता था, ठीक है। देखिए क्या होता है कि वहाँ पर मतलब कहाँ, एक कोना से दूसरे कोना में जब जा रहे हैं, वहीं पर काठ की पटरियों से घिरे हुए, ठीक है, मतलब काठ मतलब होता है लकड़ी, ठीक है, लकड़ी की पटरियों से घिरे हुए, गोबर से लिपे हुए, गोबर मतलब गाय का जो गोबर होता है, भैंस मतलब किसी चीज़ का गोबर, जानवर का, किसी नहीं, मतलब कि गाय का गोबर या भैंस का गोबर, ठीक है, आम और केले के टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा जाता था, ठीक है। वहाँ पे जैसे शादी ब्याह होता है तो सजाया जाता है, तो वही उसी तरीके से बच्चा लोग अनुकरण करते थे कि इस तरीके से होता है शादी, तो हम लोग भी इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो वो लोग कलसा रखते थे वहीं पे। वहाँ पहुँचकर बारात फिर लौट आती थी, ठीक है। वहाँ पहुँचने के बाद बारात क्या होता था, फिर लौट आता था, ठीक है। खटोली पर लाल ओहर मतलब कि लाल दुपट्टा, खटोली आपका चारपाई बोल सकते हैं, मतलब बड़ा रूप, इस तरीके से चारपाई होता है ना, तो उसका छोटा रूप खटोली होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं खटोली। खटोला का बड़ा रूप खटोली, ठीक है। डाल को उसमें दुल्हनिया को चढ़ा लिया जाता था और लौट आने पर यहाँ पर नहीं दिख रहा, लौट आने पर क्या होता था, बाबूजी जो ही ओहर उघार कर दुल्हनिया के मुख निखारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। देखिए क्या होता था, जब लौट आने पर उनके बाबूजी मतलब कि लेखक के पिताजी यानी शिवपूजन सहाय जी के पिताजी जो हैं, जो ही जैसे ही ओहर मतलब कि ओढ़नी मैंने घूंघट उघार कर मतलब कि उठाकर दुल्हन का मुख निखारने लगते, मतलब कि देखने लगते थे, त्यों हम लोग हंसकर भाग जाते थे। तो मतलब कि लेखक जो है वो हंसकर भाग जाते थे, ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी, कुछ देर के बाद फिर इकट्ठे हो जाते थे। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए, इकट्ठा होते ही सभी लोग राय देते हैं कि अब खेती करेंगे, ठीक है। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती है और उसके नीचे गली कुआं बन जाती थी। देखिए जैसे 4-5 बच्चे इकट्ठा हो गए इस जगह पे, तो राय बनती आज क्या करना था। लेखक लोग का भी उसी तरीके से राय बना था। वो लोग बोलते हैं चलिए आज खेती करते हैं। तो वहीं पे क्या होता है, चबूतरे के किनारे ही खेती बन जाती थी और उसके छोर पर ही घिरनी मतलब जैसे ये कुआं हो गया, तो कुआं में ऐसे लगा हुआ रहता घिरनी, ठीक है, यहाँ से रस्सी होता है यहाँ से खींचने के लिए, तो वही घिरनी गड़ जाती थी, ठीक है। मतलब वो लोग रस्सी लगा लेते थे और उसके नीचे गली जो चबूतरा के नीचे था, वो गली क्या होता था, कुआं बन जाता था, ठीक है। मूंज क्या होता है, घास, ठीक है। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी एक चुकड़ मतलब होता है छोटा बर्तन, ठीक है। देखिए मूंज मतलब कि घास की बनी हुई पतली रस्सी में एक चुकड़ मतलब कि कप या बर्तन छोटा वाला, ठीक है, बांध कर मराड़ी मतलब कि गराड़ी मतलब चक्री में क्या करते थे, डुबाते थे और वहाँ से निकालते थे, ठीक है, कुआं बनाकर पानी वगैरह भरते थे। घिरनी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था और दो लड़के होते हैं वो बैल बनकर मोटे खींचने लगते हैं। यानी कि जैसे दो बैल जो रहते हैं ना, वो खींचते हैं ना जुआट को हल जोतने के लिए, उसी तरीके से दो लड़के छोटे छोटे रहते हैं
वो मतलब कि बैल बन जाते हैं और मोटे खींचने लग जाते हैं। चबूतरा खेत बन जाता है, ठीक है। कंकड़ बीज और ठेंगा हल, ठेंगा मतलब ये उंगली, ठीक है। चबूतरा खेत बन गया, कंकड़ जो है कंकड़ पत्थर वो क्या होते हैं, बीज बन जाते हैं। और ठेंगा मतलब अंगूठा, ये क्या हो जाता है, जुआठ बन जाता है। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते थे। बड़ी मेहनत से खेत को क्या किया जाता था, जोता जाता था और पटाया जाता था, ठीक है। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय हम गाते थे, मतलब यहाँ पे आगे गाना है, ठीक है। देखिए, तुरंत फसल तैयार हो जाता था, ठीक है। और फसल तैयार होते ही हमें काटते देर नहीं लगती थी और तुरंत काट लेते थे, ठीक है। हाथों हाथ काट लेते थे और उसी समय गाते थे। अब क्या गाते हैं, अब देखिएगा, ठीक है। ऊंच नीच में बई क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। यानी कि ऊंच नीच जो क्यारी है उसमें हम लोग बोए हैं, उसमें से जो उपजा है वो हमारा है, ठीक है। वही बच्चे लोग गा रहे हैं। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। फसल को एक जगह जो उपजाते थे वो लोग खेल खेल में, उसको एक जगह पे रौंद देते थे। और कसोरे यानी कि मिट्टी के बर्तन का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। देखिए, फसल को एक जगह पर रखकर पैर से खान दिया जाता, मतलब कि रौंद दिया जाता था, जिससे क्या होता है, उसका बीज निकल जाए। अभी भी धान क्या होता है, ट्रैक्टर से आजकल होता है, झड़ाया जाता है, रौंदाया जाता था। आजकल तो मशीन आ गई है, वो झाड़ देता है। पहले बैल से ही क्या किया जाता था, गोल गोल घुमाया जाता था। उससे क्या होता था, जो धान है वो अलग हो जाते थे, ठीक है। कसोरे मतलब मिट्टी के बर्तन का सूप बनाकर, मिट्टी का जो बर्तन होता था टूटा फूटा, उसको सूप बना दिए जाते थे, ठीक है। और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर, ठीक है। और मिट्टी के दिए के जो तराजू है उसी पर तौलकर राशि, मतलब कितना पैसा मिलेगा, यह सब मतलब मस्ती मजाक में कितना पैसा मिलेगा ये तैयार करते थे। इसी बीच में बापूजी आकर पूछ बैठते थे कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। यानी लेखक शिव पूजन साय के पिताजी आकर बोलते थे कि इस साल की जो खेती रही वो कैसी रही भोलानाथ, ठीक है। आगे देखिए, बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। और कैसी मौज की खेती थी। देखिए, जब लेखक के पिताजी पूछते थे कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ, तो लेखक जो है वो क्या कहते, ज्यों का त्यों, जैसे उनका खेत था, इधर बीज था, इधर कंकड़ वगैरह का बीज बनाए थे, वो जस के तस छोड़कर वो हंसते हुए क्या करते हैं, भाग जाते हैं। कैसी मौज की खेती थी। और लेखक सोचते हैं कि वह जो मौज थी वो कैसी मौज की खेती थी, ठीक है। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। ऐसे जो नाटक होते थे हम लोग क्या करते थे, बराबर खेला करते थे, ठीक है। बटोही मतलब होता है रागी। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों को तमाशे देख लेते थे। ठिठक कर मतलब रुक कर, ठीक है। ठिठक मतलब रुक कर, ठीक है, रुक कर। ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेलते थे। बटोही मतलब राहगीर वाले, राहगीर जो राह मतलब कि राह से गुजर रहे होते थे, तो वो लोग बच्चों को खेलते हुए देखते तो कुछ देर रुक कर और वो लोग तमाशे देखते थे, यानी कि मज़े लेते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जब कभी हम लोग दरदरी, ठीक है, जब हम कभी लोग ददरी गांव, ददरी मतलब होता है एक गांव या शहर का नाम है, ठीक है, कि मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। जब कभी भी हम लोग जो ददरी मतलब एक गांव या शहर का नाम है, ठीक है, वहाँ के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, ठीक है, अगर दिखते थे तो हम लोग क्या करते थे, कूद कूद कर मतलब चिल्लाने लगते थे, ठीक है। चलो भाइयों ददरी सस्तु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहरदार पलकी देख पाते तब हम लोग खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। और लेखक क्या कहते थे, किसी भी, ठीक है,
दूल्हे का जो हरदार पलकी देख पाते थे वो लोग खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते थे। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मोहरी। रहरी मतलब होता है अरहर, ठीक है, अरहर, ठीक है, अरहर। रहरी जो है पुरान अरहरी, डोला के कन्या हमार महरी। जो डोली में जो कन्या है वो हमारी मतलब कि पत्नी है। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। मतलब इसी चीज़ को हम लोग बोलते थे ना, तो उसी चीज़ को लेकर एक जो बूढ़ा था हम लोग को खूब ज़ोर से खदेड़ा, ठीक है, मारा था ढेला फेंक करके। मतलब ढेला मतलब पत्थर फेंक के मारा था। उस खसूट खबीस यानी पापी दुष्ट, खसूट खबीस मतलब पापी दुष्ट की सूरत आज तक हमें याद है, ठीक है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाए ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुँह आदमी हमने कभी नहीं देखे थे। मतलब घोड़े जैसा मुँह उसका था, हमने आज तक कभी भी नहीं देखे थे, ठीक है, लेखक बोल रहे हैं। आगे देखते हैं। आम की फसल में कभी कभी, आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ देर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे, ठीक है। कभी भी जब आंधी तूफान आती थी, तो जब आंधी थम जाती थी तो लेखक क्या करते थे, बच्चे लोग कूदने लगते हैं आम को चुनने के लिए। तो लेखक भी जाते हैं और बाग में दौड़कर जाते थे और वहाँ पर चुन चुन कर जो अच्छा अच्छा पका पका आम होता था ना, उसको चुन कर वो चबाते थे, मतलब खाते थे, ठीक है। आगे देखिए। एक दिन की बात है, आंधी आई, आंधी आ रही, पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और ज़मीन झूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। देखिए, एक बार क्या होता है कि आंधी आई और पट पड़ गया। आंधी आई और अंधेरा छा गया, ठीक है। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा चलने लगी, ठीक है, सनसनाने लगे और पेड़ झूमने लगे, ज़मीन चूमने लगे, ठीक है। पेड़ जो है एकदम पूरा हिलने लगे और मतलब उसकी डाली जो ज़मीन को टच करने लगे, वही ज़मीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, हम लोग मतलब कि चिल्लाने लगे, ठीक है। एक पैसा की लाई बाजार एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। मतलब बोल रहे हैं कि एक पैसा से ला रहे हैं बाजार में छतरी और बरखा भी उधरे क्या हो गया, ख़त्म हो गया। बिलाई मतलब समाप्त हो जाना, ठीक है। आगे देखते हैं। लेकिन बरखा ना रुकी, लेकिन बरखा जो है नहीं रुकी और मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई मतलब कीड़ा होता है, ठीक है, चिपक जाती है, मगर बरखा जमीन ही थम गई। देखिए क्या होता है कि बरखा रुकी नहीं, मूसलाधार पानी मतलब बरसने लगा, ठीक है, और हम लोग पेड़ से क्या हुए, पेड़ की धड़ मतलब कि उसे चिपक गए। जो पेड़ का मजबूती रहता है ना, जा रहा था डाली, उसे चिपक के, जैसे कि कुत्ते के कान में क्या होता है, कीड़ा होता है, चिपका रहता है जोर से, वही चिपक गए, ठीक है, मगर बरखा जमी नहीं, ठीक है, मतलब थमी नहीं। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। जैसे ही बरसात समाप्त हो गया, उसके बाद क्या हुआ, बाग में बहुत सारे बिच्छू, जैसे पानी गिरता है ना, तो बहुत सारे बिच्छू आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े तो आने लगे। हम लोग डर कर भाग चले, हम लोग डर के भाग गए। हम लोग में बैजू बड़ा ही ढीठ था। हम लोगों में से एक बैजू नाम का व्यक्ति था, बहुत ही ज़्यादा ढीठ था, ठीक है। संयोग की बात है, बीच में मासूम तिवारी मिल गए। देखिए उनमें से कौन था, मतलब ढीठ कौन था, बैजू जो था वो ढीठ था, ठीक है। संयोग की बात है कि बीच में मासूम तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता काम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बूढ़ा बेईमान मांगे करेला का चोखा। देखिए बूढ़ा जो था वो थोड़ा उसको कम सूझता था, लेकिन बैजू था जो था वो ढीठ था, वही चिढ़ा के बोलता था कि बूढ़ा बेईमान मांगे करेला का चोखा। बूढ़ा जो है बेईमान है, मांगता क्या है, करेला का चोखा। वो कौन चिढ़ा रहा था, बैजू, लेकिन उसको सूझता नहीं था बूढ़ा को, ठीक है, ये बूढ़ा है।
तो क्या होता है, आगे देखिएगा, बैजू के चक्कर में लेखक पिटा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे, हम लोग ने भी बैजू को सुर में सुर मिला दिया। जो है लेखक वो क्या करते हैं, वो भी क्या करते हैं, बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। ठीक है, मासूम तिवारी ने बहुत बेहताश खदेड़ा। ठीक है, बेतहाशा खरीदे, यानी कि मासूम तिवारी जो थे मतलब कि बहुत खदेड़े मतलब बच्चों को। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। मतलब लेखक के साथ जितने भी बच्चे थे सभी को डर के मारे अपने अपने घर चले गए। ठीक है, जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला चले गए। जब तिवारी जो बूढ़े थे उन लोग बच्चे लोग को मतलब खदेड़ रहे थे। ठीक है, तो क्या होता है कि बच्चे लोग को नहीं पा सके, मतलब कि उतना रनिंग नहीं कर पाए, बच्चे लोग तो छिप गए, अपने अपने घर चले गए। तो सीधे कहाँ चले थे, पाठशाला चले जाते जहाँ पे लेखक पढ़ते थे। ठीक है, वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। देखिए, लेखक और बैजू को पकड़ने के लिए स्कूल से 4 लड़के गिरफ्तारी का वारंट, यानी कि उसको पकड़ लाने के लिए उन लोगों को आदेश दिया गया कि जाओ बैजू और लेखक को पकड़ के लाओ, शिवपूजन सहाय को। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। जैसे ही लेखक क्या करते हैं, घर पहुँचते, वैसे गुरुजी के जो सिपाही थे 4 लोग आए थे लेखक को पकड़ने के लिए, वैसे टूट पड़ते हैं लेखक पर। ठीक है, बैजू तो 9-2-11 हो गया। 9-2-11 हो जाना मतलब कि भाग जाना होता है। ठीक है, भाग जाना ये आपका मुहावरा है। ठीक है, बैजू जो है बहुत चतुर था, ढीठ था, वो भाग गया। अब लेखक तो भाग नहीं पाया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। देखिए, लेखक पकड़ा जाता है और उसको खूब खबर लिया जाता है, यानी कि खूब पीटा जाता है लेखक को। तब देखिए आगे क्या होता है, लेखक जो रोने लगेंगे। बाबूजी ने यह हाल सुना, मतलब कि ये जो हाल है कि उस बुजुर्ग को चिढ़ा रहे थे तो पकड़ा गए हैं हम लोग को पीटा जा रहा है, यानी ये बात लेखक के पिताजी को पता चल जाते हैं। यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए और दौड़ते हुए लेखक के स्कूल में चले गए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। हमें गोद में उठाए और फुसलाने पुचकारने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले नहीं थे। लेकिन हम जो थे वो दुलारने पुचकारने से चुप होने वाले नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसू से तर कर दिया, यानी रोते रोते उनका जो कंधा है आंसू से पूरा भिंगा दिए। ठीक है, कौन, लेखक भिंगा देते हैं अपने पिताजी का। वह गुरुजी के चिरोरी मतलब कि विनती करके हमें घर ले चले। उनके पिताजी जो है, लेखक के पिताजी, वो क्या करते हैं, गुरुजी से मतलब विनती करके मतलब लेखक शिवपूजन सहाय जी को घर की ओर ले चलते हैं। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़के का झुंड मिला। वे ज़ोर ज़ोर से नाचने लगे और गाते थे। क्या होता है, रास्ते में ही लेखक के साथी मिल जाते झुंड और वे ज़ोर से नाचते और गाते थे। क्या गाते थे, देखिए, माई पकई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ। समझे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। मतलब है माँ पकाएगी गरम गरम पुआ, ठीक है, हम खाएंगे पुआ और हम जुआ नहीं खेलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम अपने दोस्तों को देखे तो रोना धोना भूल गए। ऐसा ही प्राय होता है बच्चे लोग को, कितनों मारेगा पीटेगा फिर आपके पास ही तुरंत आ जाएंगे 5 मिनट के बाद। ठीक है, हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े। मतलब हट मतलब होता है जिद। ठीक है, जिद। हम हट करके बाबूजी के गोद से उतर गए। ठीक है, और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुन अपना ले। ठीक है, हम लोग क्या किए, हम हट किए मतलब जिद किए और अपने पिताजी के गोद से उतर गए बाबूजी के, और लड़कों की मंडली यानी लेखक है अपने दोस्तों की मंडली में शामिल हो गए। ठीक है, और वही तान सुर अल्पने लगे। ठीक है, अल्पने मतलब जो लड़के लोग गा रहे थे, बोल रहे थे, वही चीज़ वो लेखक करने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े।
तब तक क्या किए, सभी लड़के जो थे उस सामने एक मकई का खेत था, वहीं पर क्या किए, दौड़ पड़े। ठीक है, उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। किसमें, मकई के खेत में चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आए। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। देखिए बच्चा लोग क्या करता है, पकड़ने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ को, चिड़िया हो गया किसी, तो चिड़िया तो पकड़ाएगी नहीं, तो उसी तरीके से वो लोग जा रहे थे, चिड़िया उड़ जा रही थी, खेल खेल में जा रहे थे, लेकिन एक भी चिड़िया हाथ में नहीं है, और अलग होकर गाने लगे। ठीक है, राम जी की चिड़ै, राम जी का खेत, खा लो चिड़ै भर भर पेट। ठीक है, राम जी के चिड़िया है और राम जी का खेत भी है, खा लो चिड़ै भर भर के पेट, यानी कि पेट भर के खा लो। ठीक है, हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। हमसे कुछ दूरी पर, यानी लेखक के कुछ दूरी पर उनके पिताजी क्या कर रहे थे, खड़े थे, और हमारे गांव के कई आदमी वहीं पे खड़े थे और हम लोगों का तमाशा देख रहे थे। ठीक है, और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, और वो लोग ये कह के हंस रहे थे, चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना, सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, यानी दूसरों की वस्तुओं को अपना नहीं मानते हैं। ठीक है, वो लोग यही कहकर हंस रहे थे कि चिड़िया की जान जाए, पर ये क्या है, लड़कों का खिलौना समझते हैं ये लोग। सचमुच में लड़के और बंदर, यानी लड़के लोग हैं और बंदर पीर नहीं समझते, पराई पीर को मतलब दूसरों की वस्तुओं को या किसी भी जान को अपना नहीं समझते हैं। ठीक है, एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे, यानी कि थोड़ी दूर जाकर टीले में, ठीक है, एक टीला मिलता है उनको, वहाँ पर चूहों के बिल में पानी डालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे लोग कुछ ना कुछ खुराफाती करते रहते हैं, तो लेखक भी थे बच्चे, तो खुराफाती कर रहे थे। देखिए नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए थे। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। देखिए क्या होता है कि नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, मतलब नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए थे। बच्चे लोग थे, कितना ताकत रहेगा, पानी डाल रहे थे, वो थक गए। तब तक गणेश जी का चूहे की रक्षा के लिए, चूहे की रक्षा के लिए क्या आता है, शिव जी का सांप निकल आता है। गणेश जी का वह कौन है, चूहा, और शिव जी का सांप। ठीक है, शिव जी का सांप निकल आया, और उसको देख के लेखक और उनके साथी क्या करते हैं, रोने चिल्लाने लगते हैं। ठीक है, बेतहाशा भाग चले, और रोते चिल्लाते बेतहाशा भाग चले। कोई औंध गिरा, यानी कोई मतलब गिर गया मुंह के बल, औंध मतलब मुंह के बल। ठीक है, मुंह के बल गिरा, तो कोई अंटा चिया मतलब कि सीधा गिरा, किसी के सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते फिरते भागे। देखिए कई लोग क्या रोते चिल्लाते बेतहाशा मतलब अंधाधुंध, जिधर रास्ता मिला उधर भागते चले गए। कोई मुंह के बल गिर रहे हैं, कोई सीधा गिर रहे हैं, तो कोई किसी का सिर फूट गया, किसी का दांत टूट गया, सभी गिरते फिरते भाग रहे हैं। ठीक है, हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, हमारी जो है सारा शरीर क्या हो गया, लहूलुहान हो गया। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गई, हमारा पूरा शरीर गिरते पड़ते गए ना, चोट लगता होगा तो खून निकल आता, तो लहूलुहान हो गया। हमारा पूरा तलवा जो है पैर के नीचे का एकदम पूरा क्या हो गया, कांटों से छलनी हो गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये लेखक है, इनके साथी है। ठीक है, भाग रहे, खेल रहे थे यहाँ से। हम एक सुर से दौड़े हुए, ठीक है, हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसरे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। जिस समय लेखक एकदम रफ्तार में दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए, उसमें बाबूजी क्या कर रहे थे, ओसरे में बैठकर हुक्का पी रहे थे। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जिस समय लेखक सांप को देखकर दौड़ते हुए घर घुसे, उसमें उनके पिताजी, लेखक के पिताजी क्या कर रहे थे? तो आपको 3-4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपका एक ऑप्शन रहेगा कि हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, तो आपका आंसर बनेगा हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ठीक है, उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए।
देखिए लेखक के पिताजी देख के हमें पुकार रहे थे, लेकिन हम दौड़ते हुए अपनी मैया यानी माँ के पास चले गए, जाकर उसी के गोद में शरण ली। ठीक है, माँ की गोद में जाके शरण ली। मैया चावल अमनिया साफ, अमनिया मतलब होता है साफ, साफ कर रही थी, यानी कि माँ जो है चावल साफ कर रही थी। ठीक है, हम उसी के आंचल में छिप गए, यानी कि हम जो है अपनी माँ के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी। माँ है, माँ का दिल तो आप सभी जानते हैं। मैंने बच्चे को कांपता हुआ देख के वो डर से रोने लगी कि क्या हुआ मेरे बेटे को। ठीक है, लेखक क्या कर रहे थे, कांप रहे थे, तो उसकी माँ रोने लगी। ठीक है, सब काम छोड़कर बैठी, अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। सभी काम को छोड़ दिए। ठीक है, अक्सर माँ ऐसे ही होती, अगर किसी भी बच्चे को कुछ हो गया तो सारा काम को छोड़कर पहले बच्चे पर ध्यान देती है। तो वही लेखक के साथ हो रहा है। उनकी माँ जो है सारा काम को छोड़ बैठती है और अधीर होकर अस्थिर होकर अब भाई को कारण पूछती, यानी कि क्या हुआ बेटा ये पूछ रही है। कभी हमें अंग भर कर दबाती, यानी कि एकदम पूरा दबा रही है ताकि उसको डर ना लगे। कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर चूम लेती, कभी हमारे बॉडी को अपने आंचल से पोंछकर चूम लेती। ठीक है, बड़े संकट में पड़ गई, यानी माँ जो है मेरी परेशान हो गई, बहुत संकट में पड़ गई। देखिए ये सांप है, ये लोग गिरते पड़ते पहुंच गया, रोते बिलखते। ठीक है, लास्ट का सीन है ये। झटपट हल्दी पीसकर, झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। से कोई भी बच्चा को कुछ हो जाता है तो घर में पूरा हल्ला होने लगता है कि क्या हुआ क्या हुआ। ऐसे लेखक गिरते पड़ते आए, उनके घावों पर क्या किया गया, थोपी गया हल्दी। ठीक है, और घर में कोहराम मच गया, हल्ला होने लगा। हम केवल धीमे सुर में सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। हम क्या करते थे, धीरे से सा मतलब सांप भी बोला ना जाए, इतना डर गया था। सांप भी बोल नहीं पा, सा 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 बोल रहा है। ठीक है, यानी कि सांप भी बोल नहीं पा रहा, कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, हमारा बॉडी जो पूरा एकदम थर थर काँप रहा था, यानी लेखक का शरीर रोंगटे खड़े हो गए। ठीक है, पूरा बॉडी, आप अगर कहीं पे जा रहे हैं डर जाते थे, हमारे बॉडी का पूरा स्पाइनल कोड जो होता है पूरा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो उनका रोंगटे खड़े हुए। हम आंखें खोलना चाहते थे पर खुलती ना थी। देखिए वो लेखक जो है इतना डर गया था कि आंख खोलना तो चाह रहा है लेकिन आंख ही नहीं खुल रहा है। ठीक है, हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती। ठीक है, माँ तो ही क्या होता है, उनके ओठों को बार बार देखती और बड़े लाड प्यार से उसे गले लगा लेती। ठीक है, देखिए आगे आप क्या होता है। ये जो है बच्चा यानी लेखक है, ये इनकी माँ है, गले लगाए हुए इतना डरा हुआ है। ठीक है, इसी समय बाबूजी दौड़े आए। उसी समय मेरे पिताजी जो है यानी लेखक के पिताजी दौड़ते हुए आते हैं, आकर झट हमें मैया के गोद से अपनी गोद में लेने लगे और आते हैं और हमें अपनी माँ से यानी कि अपने गोद में लेने लगते हैं। ठीक है, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति चंदोई यानी कि छोटा आसियाना, ठीक है, की छाया ना छोड़ी। पर लेखक जो है उनको माता के आंचल से ज़्यादा सुरक्षित स्थान कहीं नहीं लगा। ना उनके पिताजी, हमेशा पिताजी के साथ रहे, हमेशा केवल दूध पीने के लिए माँ के पास जाते थे, लेकिन जब से डरे तब से आए और माँ के आंचल में जो छुपे। पिताजी आए और पिताजी लेना चाहे, लेखक को अपने पास रखना चाहे, लेकिन लेखक को अपने माता के आंचल में प्रेम और शांति यानी कि छोटा आशियाना की छाया ना छोड़ी। यानी माता की आंचल में उसको ऐसा मतलब सुकून मिला कि उसे छोड़ा ना, मतलब कि पिताजी के पास नहीं गया। तो इसीलिए लेखक यहाँ पे माता की आंचल शीर्षक रखे हैं। ठीक है, ज़िंदगी भर पिताजी के साथ में रहे, मतलब हमेशा खेलते कूदते रहे, बचपन का जीवन गुजारे अपने पिताजी के साथ। लेकिन जब मुसीबत की घड़ी आई तो अपनी माँ के आंचल से सुरक्षित स्थान लेखक को कहीं नहीं मिला। इसीलिए इस मतलब इस कहानी का शीर्षक है माँ का आंचल। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ठीक है, वीडियो
ये यहाँ से आपका इंड हो जाता है, ठीक है, द इंड। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम पूरी कोशिश किए पिक्चर की मदद से, पहले सारांश बताए, लेखक का परिचय बताए, फिर आपको लाइन बाय लाइन पूरा एक्सप्लेन कर दिए। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में उपलब्ध है, लेकिन बहुत सारे वीडियो को देखने के बाद एक में ऐसा संग्रह नहीं था, इसलिए हम एक में सारा चीज़ सारांश पे इकट्ठी कर लिए, लेखक का परिचय भी और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन भी कर दिए। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो कोई बात नहीं। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप नए हो तो आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, सीक्वेंस वाइज वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करके सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ